नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर हम बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी के जो भी हमारे छात्र हैं और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं हमारे, इनका पेपर नंबर 3 असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। और इसकी यूनिट अगर हम बात करेंगे आज, तो उस जो आपकी ये थर्ड यूनिट है, यूनिट नंबर 3, इस पर हम लोग बात करेंगे। और यूनिट नंबर 3 में आपके जो भी स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक के टूल्स हैं, है ना, जो भी जांच और कह सकते हैं डायग्नोस करने के जो टूल हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे। तो ये जो आपकी यूनिट 3 है, यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं, जैसे DSM-5 पूछ लिया गया था, MCET भी पूछा गया है ना, और आपका ईशा टूल है, उसको भी आपके एग्ज़ाम में जो पिछले एग्ज़ाम्स हुए थे वहाँ पर इन सभी के बारे में पूछा भी गया था। तो ये मान के चलिए कि ये यूनिट 3 आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ पर, अगर आपने अभी तक यूनिट 1 और यूनिट 2 को नहीं देखा है, तो वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। हो सकता है इस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ना पहुँचे, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना, जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। अगर आप उसको ज्वाइन कर लेंगे, जो लिंक है वहाँ पर आपके लिए शेयर कर दी जाती है, वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं सीधे, और जितने भी आपके 3.1 में टूल्स दिए गए हैं, हम सबकी यहाँ पर एक एक करके बात करेंगे, जो भी आपके इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं। सबसे पहले आपका एक टूल है जिसको हम लोग जानते हैं DSM के नाम से और DSM-5 के नाम से। DSM 5वां संस्करण, यानी कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल है ना, 5th, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसको स्टार बना लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। DSM-5 का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, या पिछली बार CARS 2 का आ गया था, है ना, CARS 2, है ना, इसका भी आ गया था। इसका भी मैं अभी बताऊंगा आपको, या भी मैं बता ही दे रहा हूँ। चाइल्डहुड ऑटिज़म रेटिंग स्केल, है ना, और सेकंड एडिशन दूसरा संस्करण है ये आपका CARS 2 का, है ना। ये भी फुल फॉर्म आपसे पिछली बार जो आपका जनवरी में पेपर हुआ वहाँ पर भी पूछा गया। जो आपका जनवरी पेपर, वहाँ पर 2 पेपरों में ये फुल फॉर्म पूछा गया, और आपका जो मई में एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर भी ये फुल फॉर्म आपका 1 नंबर में पूछा गया था। तो तैयार कर लीजिएगा इस फुल फॉर्म को ज़रूर। अब हम बात कर लेते हैं DSM-5 की, है ना, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल 5 की। तो कहेंगे जो कि आपका ये अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन है, इसने अपने डायग्नोस्टिक स्टैटिकल मैनुअल का जो 5th एडिशन था वो 2013 में दिया। कब? 2013 में आपका ये 5th एडिशन आया DSM का, और इसमें मानक संदर्भ जिसका उपयोग स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आत्म केंद्रित सहित जो भी मानसिक और व्यवहारिक स्थितियों का निदान करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। जो भी बच्चे होंगे या जो भी व्यक्ति होंगे, है ना, उनके स्वास्थ्य के लिए सेवाएं देना, ऑटिज़म बच्चों के लिए खास करके, है ना, ऑटिज़म बच्चों के लिए जो आत्म केंद्रिता के साथ साथ बच्चे मानसिक बंधित भी हैं, यानी कि बच्चा ऑटिज़म भी है ना, बच्चा ऑटिज़म भी है, और बच्चा कैसा है, मानसिक बंधित, यानी कि भौतिक अक्षम भी है। तो उनकी व्यवहारिक स्थितियों का निदान करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए या निदान करने के लिए इस टूल का प्रयोग किया जाता है। हम बात करते हैं इस टूल के बारे में, तो कहेंगे जो भी संचार, जो भी सामाजिक संपर्क बच्चे में नहीं हो पा रहा है, जो वर्तमान स्थिति है ना, इसके इतिहास को प्रकट किया जाता है, इसके इतिहास को समझा जाता है आपके DSM के द्वारा। इसमें सामाजिक, भावनात्मक, पारस्परिक कमियां,
उदाहरण के लिए अगर हम बात करें बच्चे का असामान्य सामाजिक दृष्टिकोण, बातचीत, बच्चे की रुचि, बच्चे की भावनाएं, है ना, ये सारी चीज़ें जो प्रभावित होती हैं, या हम कह सकते हैं कि बच्चे की रुचि को बढ़ाने के लिए, बच्चे की भावनाओं को बेहतर बनाने के लिए सामाजिक बातचीत बच्चा कर सके, है ना। अगर वहाँ पर बच्चा पीछे है तो भैया हम लोग किसके द्वारा, डीएसएम के द्वारा हम लोग उसका जांच और निदान करते हैं, डायग्नोस्टिक और क्या कह सकते हैं कि आपका स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक करते हैं बच्चे को। ऐसे ही हम कह सकते हैं जो भी आपके व्यवहार, रुचि और गतिविधियां हैं, बच्चे की जो भी व्यवहार, रुचि और गतिविधियां हैं, इनको प्रतिबंधित दोहराव वाले पैटर्न, जैसे कि कम से कम वर्तमान में जो इतिहास प्रकट कर रहा है बच्चा, या जो भी गतिविधियां बार बार बच्चा दोहरा रहा है ना, चाहे वो भाषण हो, चाहे वो बच्चे का कोई भी मोटर कौशल से संबंधित चीज़ें हों, है ना, तो उनको हम क्या करेंगे, उनके स्तर के अनुसार लाने के प्रयास करेंगे जिससे कि वो बेहतर बन सकें। यानी कि जो भी बच्चे के संबंध हैं, सामाजिक संदर्भ हैं, है ना, व्यवहार, समायोजन, इनमें अगर बच्चा कठिनाई ले रहा है, बच्चे की हम कल्पनाशीलता को बढ़ाएंगे, सामाजिक संपर्क बनाएंगे, दोस्ती अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है, एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए हम बेहतर उपाय करेंगे, और जो भी रुचियां हैं और जो वर्तमान गंभीरता का स्तर है, उस स्तर को जानते हुए बच्चे के साथ हम व्यवहार करेंगे, व्यवहार दिखाएंगे। पर्यावरण में जो भी पहलू हैं, बच्चा हाइपर एक्टिविटी दिखा रहा है, यानी कि बच्चा बहुत हाइपर है, तनाव महसूस कर रहा है ना, बच्चा उदासीन है, तो हम उसके प्रतिकूल प्रतिक्रिया करेंगे, और जो भी बच्चे के लिए आकर्षक चीज़ें हैं उनका प्रयोग करके बच्चे को बेहतर सिखाएंगे। डीएसएम में बच्चे का निदान भी किया जाता है ना, बच्चे का निदान भी किया जाता है। तो सबसे पहले तो हर कोई भी चीज़ अगर निदान की जाएगी, किसी भी चीज़ को अगर डायग्नोस किया जाएगा, तो उस चीज़ के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आखिरकार कि ये चीज़ है क्या। उसके बारे में हमने पहले जांच कर ली कि बच्चे में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी कमियां हैं। अब बच्चे में निदान करने के लिए बच्चे का जो मौखिक है ना, बच्चे का जो मौखिक हुआ, बच्चे का जो अशाब्दिक हुआ, बच्चे का मौखिक हुआ, अशाब्दिक हुआ, है ना, ये सारे संचार जो हैं वो सामाजिक उपयोग में लाते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों में क्या देखने को मिलता है, इन्हीं संचारों में बच्चे में कमियां देखने को मिलती हैं। तो बच्चा अभिवादन नहीं करता, है ना, जानकारी को साझा नहीं करता, सामाजिक संपर्क जो है वो बच्चा नहीं बनाता। तो क्या हमारा उद्देश्य होगा, निदान का क्या उद्देश्य होगा कि बच्चे को ये सारी गतिविधियाँ जो बच्चा नहीं कर रहा है इनको हम करने के लिए प्रेरित करें। जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, संचार क्षमता, है ना, जो भी कह सकते हैं कि खेल के मैदान हुए, या बच्चा सही ढंग से बोल कर, है ना, तो इन चीज़ों को देख करके अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो औपचारिक रूप से हम लोग भाषा का प्रयोग करेंगे, और बच्चे को बातचीत और कहानी के माध्यम से जो नियम होंगे, जो भी बातचीत करने के तरीके होंगे, है ना, और कह सकते हैं मौखिक और शाब्दिक संकेतों का उपयोग करके हम लोग बच्चे का निदान कर सकते हैं। ऐसे ही जो भी लक्षण बच्चे में दिखाई दे रहे होंगे उनके डोमेन का पता करेंगे, और डोमेन का पता करने के बाद में मान लीजिए बच्चा अगर ऑटिज़म है या बौद्धिक अक्षम है ना, या बच्चे के विकास में देरी है, तो इन सभी को हम लोग बेहतर करने का प्रयास करेंगे निदान करके। बच्चे का जो भी गतिविधियाँ बच्चा पिछलापन दिखा रहा है उसमें हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे के लिए बेहतर बनाने का बच्चे का प्रयास करेंगे, चाहे वो ऑटिज़म हो, है ना, चाहे बच्चा कह सकते हैं कि बच्चे में कोई भी मनोविकृति हो, है ना, चाहे बच्चे में कोई भी कह सकते हैं कि जो आपका बौद्धिक अक्षमता हुआ ये हो, है ना। तो इन प्रकार के बच्चों को हम निदान दे करके, जो भी हमारे बच्चे हैं इनको निदान दे करके इनका विकासात्मक विकार जो है इसको हम लोग कम कर सकते हैं। ऑटिज़म बच्चा हो, नैदानिक मापदंड दे करके जो भी इनके तीन सेट हैं उनको पूरा किया जाएगा। जहाँ पर बच्चा विफल है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। जो भी पर्याप्त प्रदर्शन बच्चा, अयोग्यताओं की कमी, है ना, और
रूढ़िवादिता कह सकते हैं, संचार में प्रतिबंध, दोहराव, ऐसी अगर घटनाएं कर रहा है ना, तो क्या करेंगे हम लोग कि बच्चे को, ऑटिज्म बच्चे को या मंदबुद्धि बच्चे को ग्रहणशील भाषा सिखाएंगे और गंभीर विशिष्ट विकासात्मक विकार की ओर बच्चे को आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पर बच्चा असामान्य जो गतिविधियाँ हैं वो कर सकेगा और बेहतर बन सकेगा। ऐसे ही एक आपका फुल फॉर्म आता है CDD का, CDD है ना। CDD में आप लोग क्या लिखोगे, चाइल्डहुड डिसइग्नेटिव है ना, डिसऑर्डर है ना। ये आप लोग फुल फॉर्म लिखोगे, यहाँ पर एस बनेगा, ये आई है, ठीक है। तो आप लोग इस CDD की जब भी फुल फॉर्म पूछे तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा। अगर OCDD पूछ ले तो आप लोग अदर लगा दोगे, ठीक है। पहली बात पूछेगा नहीं आपसे, केवल CDD अगर आएगा तो CDD आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसके बाद में हम बात करते हैं आपका जो दूसरा एक बहुत ही कह सकते हैं कि जो ऑटिज्म बच्चों के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वो होगा आपका MChat। और ये आपके पिछली बार जनवरी के एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया था। MChat के बारे में पूछा गया था, है ना। MChat तो कहोगे सर किसके लिए है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी फुल फॉर्म की। तो कहेंगे मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टोडलर्स, है ना। ये इसका फुल फॉर्म है। अब आप लोग जान गए होंगे कि ऑटिज्म बच्चों का जो चेकलिस्ट है, मॉडिफाइड चेकलिस्ट है, उसको हम लोग क्या कहेंगे भैया, MChat कहेंगे। ऑटिज्म बच्चों को जो भी उनका व्यवहार है उनको संशोधित करने के लिए जो चेकलिस्ट का प्रयोग किया जाएगा उसका नाम क्या होगा, ऑटिज्म होगा। ऑटिज्म चेकलिस्ट के द्वारा भी हम लोग भैया ऑटिज्म बच्चों में संशोधन कर सकते हैं, उनके लिए कह सकते हैं कि नई क्रियाओं को उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। ऐसे कहेंगे जो भी आपका ऑटिज्म है, MChat है, ये आपका एक प्रकार का स्क्रीनर है। इसमें बच्चे अपने व्यवहार के बारे में 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला पूछेगा, यानी कि जो भी बच्चे का व्यवहार है उसके बारे में 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला पूछी जाएगी। 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह 16 से 30 महीने 16 से 30 महीने यह 16 से 30 महीने की उम्र तक बच्चों में के लिए अपग्रेड किया जाता है। 16 से 30 महीने के जो बच्चे हैं उनके लिए दोस्तों आपके इस चेकलिस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो भी मूल्यांकन की आवश्यकता है, परिणाम क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे प्रदान की जाएंगी, है ना, चिंता स्क्रीनर, इसका उपयोग करके चीज़ों को देखा जाता है। और 16 से 30 महीने के बीच में बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की जांच के लिए उसको जो चीज़ें वो डिज़ाइन की जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि ऑटिज्म जो है वो कब कहेंगे 0 से 3 वर्ष, है ना, 0 से 3 वर्ष में आपको देखने को मिलता है। तो 0 से 3 वर्ष के अंदर ही आपका 16 से 30 महीने आ जाएगा। अगर ऑटिज्म में किसी बच्चे में ऑटिज्म होने के कोई भी लक्षण हैं तो हम लोग भैया ये अपना जो चेकलिस्ट है इसको बच्चे पर अप्लाई करके हम लोग पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर बच्चा कितना पीछे है। यानी कि जो भी संभावित सार्वभौमिक स्क्रीनिंग या डिज़ाइन है वो तैयार की जाएगी। मानकीकृत उपकरण इसका प्रयोग किया जाएगा और स्क्रीनिंग का उद्देश्य ASD के जो शुरुआती लक्षण हैं इनको व्यवस्थित रूप से पहचानना। जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बच्चों के जो शुरुआती लक्षण हैं उनको पहचानना, और पहचानने के बाद में भैया कह सकेंगे कि उनकी स्क्रीनिंग करने के बाद में उनके वर्तमान स्तर जो है उसके बारे में जाना जाएगा। MChat के व्यवहार में आपको 23 प्रश्न देखने को मिलेंगे, है ना। इसमें बच्चे जो होंगे छोटे बच्चे, इनकी शुरुआती संकेत के बारे में देखा जाएगा। जो भी माता पिता व देखभाल करने के लिए जो भी कह सकेंगे वर्तमान कौशल व्यवहार, है ना, इसके आधार पर चेकलिस्ट को पूरा किया जाएगा। और जो भी चिकित्सक होगा
नैदानिक अवलोकन कर रहा होगा उसके आधार पर प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता होती है या नहीं होती, इस पर जोर दिया जाएगा। अगर बच्चा विफल है तो हम कह सकेंगे 23 में से 3 या 2 चीज़ों में अगर विफलता दिखा रहा है ना, तो कह सकेंगे कि बच्चा ऑटिज़म है। और एमचैट में जो भी वस्तुएं दी जाएंगी, है ना, जो भी चीज़ें कराई जाएंगी बच्चे के लिए, वह लगभग बच्चा अगर आकलन किया जाएगा और स्क्रीनिंग की जाएगी बच्चे की, तो लगभग 10 मिनट में माता पिता कितने 20 प्रश्नों को पूरा करा सकते हैं। 10 मिनट में 20 प्रश्नों को पूरा कराया जाएगा। उम्र क्या होगी जो कि आपके ऑटिज़म बच्चों के लिए मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाएगा? उम्र क्या होगी? 16 से 30 महीने। और जो भी सकारात्मक देरी हो रही है या विकासात्मक देरी बच्चे में देखने को मिल रही है, कोई भी जोखिम है बच्चे के लिए, है ना, तो इसका जो पता है वो आपका एमचैट के द्वारा लगाया जाएगा। ठीक है, ऑटिज़म बच्चों का रेटिंग स्केल जो आपका एमचैट। इसके बाद में आपका एक आता है ईशा। ये भी आपसे पिछली बार पूछा गया था, इसका भी फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम में आया हुआ था, इसलिए मैंने कहा कि आप तीसरी यूनिट को तो बिल्कुल ना छोड़िएगा, 3.1 को तो बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। इसका फुल फॉर्म आया था इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म, है ना, इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म। ये ईशा टूल भी आपका किसके लिए? ऑटिज्म बच्चों के आकलन के लिए एक ये आपका क्या है? इंडियन स्केल है, भारतीय टूल है आपका ये, है ना। इसमें बच्चे का सामाजिक संबंध, बच्चे का भावात्मक संबंध, बच्चे की भाषा, बच्चे का व्यवहारिक पैटर्न्स, बच्चे के संवेदी पहलू और संज्ञानात्मक घटक, इन सभी चीज़ों का अवलोकन किया जाएगा। यानी कि जो आपका ये ईशा टूल है, यह जो आपके ऑटिज़म बच्चे हैं इनके लिए उपयोग किया जाएगा। और जो ऑटिज़म बच्चे का मूल्यांकन, निदान, है ना, स्क्रीनिंग, नैदानिक उपकरण, है ना, इनके लिए बच्चे का जो भी ईशा टूल है इसका उपयोग जो भी भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ हैं, ऑटिज़म से पीड़ित व्यक्ति, इनके आकलन के लिए, और व्यक्तिगत रूप से जो भी सामाजिक संबंध, संचार, व्यवहार, है ना, इनकी अगर बच्चे में हानि देखने को मिल रही है, मैंने जो भी आपको सामाजिक संबंध, व्यवहार, भाषा, है ना, इन सभी चीज़ों को बताया, तो अगर इन 6 डोमेनों में बच्चे को हानि देखने को मिल रही है, तो जो भी उपकरण है इसका परीक्षण, वस्तुओं का निर्माण आमतौर पर कह सकते हैं ऑटिज़म से पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाएगा। इसके लिए बच्चे को पता लगाने के बाद में मानसिक मंदता और ऑटिज़म का पता लगाने के बाद में मानसिक बीमारियों की तुलना भी की जाएगी और इसका परीक्षण भी किया जाएगा। 6 डोमेन में लगभग आपके 40 आइटम शामिल होंगे। 6 डोमेन जो मैंने अभी आपको बताए, जिनमें से सामाजिक संबंध हुआ, भावात्मक जवाबदेही हुआ, भाषण हुआ, है ना, व्यवहारिक पैटर्न हुआ, संवेदी पहलू हुआ, आपका संज्ञानात्मक घटक हुआ। तो ये 6 पहलू में से आपके कितने 40 प्रश्न जो हैं, जो 40 आइटम जो हैं वो शामिल होते हैं इन डोमेनों में। और प्रत्येक डोमेन में अलग अलग, जैसे सामाजिक संबंध में आपके 9 प्रश्न होंगे, भावात्मक जवाबदेही में आपके 5 प्रश्न होंगे, है ना, ऐसे ही भाषण में आपके 9 प्रश्न, है ना, व्यवहारिक पैटर्न में आपके 7 प्रश्न, संवेदी पहलू में आपके 6 प्रश्न और 4 प्रश्न आपके संज्ञानात्मक घटक में होंगे। टोटल आपको 40 प्रश्न जो हैं इस स्कोर में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो हमारे ऑटिज़म बच्चे हैं, इनके लिए हम लोग स्कोरिंग भी करेंगे। बच्चा दुर्बल होगा तो 1 देंगे, है ना, अंक। अगर बच्चा थोड़ी कमी महसूस कर रहा होगा तो कह सकते हैं कि 2 स्कोर देंगे। बच्चा बार बार क्रिया को कर रहा होगा तो 3 स्कोर देंगे। अधिकतम क्रिया को कर रहा होगा तो 4 देंगे और हमेशा उस क्रिया को कर रहा होगा तो हम उसको 5 अंक देंगे। यानी कि मैनुअल जो भी दिशा निर्देशन है उनका अवलोकन किया जाएगा। जो भी हमारे ऑटिज़म बच्चे हैं इनके अवलोकन के लिए हम कह सकते हैं कि ईशा टूल का प्रयोग किया जाएगा। ईशा टूल के बारे में जितनी भी आपकी इम्पॉर्टेंट जानकारी थी वो आपको बता दी गई। इसके बाद में एक आपका और इम्पॉर्टेंट है जो पिछली बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया, जिसको मैंने अभी आपको बताया था, क्या? कार्स 2, है ना, मैंने बताया था चाइल्डहुड
ऑटिज्म रेटिंग स्केल और कौन सा सेकंड एडिशन। तो ये आपका कार्स 2 ये भी भैया किसके लिए, ऑटिज़म बच्चों का ही रेटिंग स्केल है, जो बच्चे छोटे हैं इनके लिए, क्योंकि ऑटिज़म हमेशा छोटे बच्चों पे ही पहचाना जाएगा। जो हमारे कह सकेंगे 0 से 3 वर्ष के बच्चे हैं, इनके लिए ही हमारा ऑटिज़म का जो टूल है ये बनाए जाएंगे। और ये जो चाइल्डहुड ऑटिज़म रेटिंग स्केल 2 है, इसमें आपको 15 आइटम जो हैं वो रेटिंग स्केल में देखने को मिलेंगे, जिसका उपयोग होगा जो हमारे ऑटिज़म से पीड़ित बच्चे हैं इनकी पहचान के लिए, इनके जो ये दिव्यांगता है इनको सुधार करने के लिए, और बच्चे का प्रत्यक्ष व्यवहार अवलोकन उद्देश्य मात्रात्मक रेटिंग है ना, इनको प्रदान की जाएगी। जो भी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे हैं इनका संस्करण परीक्षण, नैदानिक मूल्य है ना, इनका विकास करने के लिए हम किसका, कार्स 2 का प्रयोग करेंगे, चाइल्डहुड ऑटिज़म रेटिंग स्केल का प्रयोग करेंगे। इसमें आपको जो भी चाहे आपका कह सकेंगे कि कोई भी बच्चा जिसका उच्चतर कामकाज या बच्चे में कोई भी चिकित्सा आइटम, आवृत्ति, तीव्रता है ना, अवधि, चिकित्सक, विशेष शिक्षक, स्कूल मनोवैज्ञानिक, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, ये सभी लोग जो हैं इस कार्स 2 को आसानी से उपयोग कर सकते हैं। बहुत आसानी से इसका प्रयोग करके बच्चे में ऑटिज़म का पता लगा सकते हैं। इसमें भी 3 चीज़ें शामिल होती हैं, 3 इसके रूप शामिल हैं, इसके भी 3 रूप शामिल हैं। एक है आपका कार्स 2 ST यानी कि मानक संस्करण रेटिंग पुस्तिका। इसमें आपके 6 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों और संचार की कठिनाई के लिए हम लोग उन बच्चों का औसत और अनुमानित IQ जानने के लिए हम लोग इसका कार्स 2 ST का प्रयोग करेंगे, जो कि आपका मानक संस्करण रेटिंग पुस्तिका के बारे में होगा कि जो आपकी ये होगी। इसके बाद में आपका हाई जो फंक्शनिंग वर्जन स्केल रेटिंग स्केल होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कार्स 2 HF हाई फंक्शनिंग वर्जन जो इसका होगा। इसमें जो मुख्य रूप से धारा प्रवाह व्यक्ति हैं है ना, जिनकी धारा में जो बोलने में धारा प्रवाह नहीं दे पा, धारा प्रवाह व्यक्ति हैं, 6 वर्ष और उससे अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं उनकी IQ को जांचने के लिए, उनकी बुद्धिलब्धि को जांचने के लिए भैया इसका प्रयोग किया जाएगा। इसका जो तीसरा जो एडिशन है, इसके अंतर्गत माता पिता या देखभाल करने वाले बच्चे यानी कि कार्स 2 QPC है ना, तो इनके लिए जो स्कोर है, पैमाना है, इसका निर्धारित किया जाएगा। और कह सकेंगे कि इनके बारे में, बच्चों के बारे में इनके लिए इस पैमाने में जांच की जाएगी, जानकारी को एकत्रित किया जाएगा, जहां पर लोगों से संबंध बनाना है ना, नकल करना, या हम कह सकते हैं सामाजिक भावात्मक समझ को स्थापित करना, भावात्मक प्रतिक्रिया देना और आपके भावनाओं को विकसित करना आपका हुआ, शरीर का उपयोग करना है ना, वस्तु का उपयोग करना, जो भी खेल वस्तुएं हैं इनका उपयोग करना है ना, परिवर्तन के लिए अनुकूलन है ना, डर, चिंता, भय, स्वाद है ना, और सूंघने की प्रक्रिया हुई, आपका दृश्य प्रक्रिया हुई, और कह सकेंगे कि बौद्धिक स्तर हुआ। इन सभी की जांच के लिए भैया आपका, जिससे कि ये सारे आइटम जो आपको मैंने बताए हैं, इन सारे आइटमों में कुल क्षेत्रों को आपको कार्स 2 में देखने को मिलेंगे। जो आपके 14 से 15 आइटम हैं, ये सारे आइटम आपको देखने को मिलेंगे आपके कार्स 2 में। इसके क्षेत्र के बारे में अगर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है उसके माता पिता और देखभाल करके स्कोर का जो फॉर्म है उसको पूरा किया जा सकेगा। इसके लिए विशेष शिक्षक या आपके कह सकेंगे मनोवैज्ञानिक, कोई भी हो, बच्चे का भावात्मक संबंध, सामाजिक भावात्मक और जो भी आपका संचार कौशल है इसको बेहतर बनाया जा सकेगा। तो ये आपका 3.1 जो था, इसमें जितने भी आपके टूल्स थे, इम्पॉर्टेंट टूल्स जो मैंने आपको बता दिए,
अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 3.2 की। यूनिट 3.2 में कह रहा है कि जो सीखने की शैलियाँ हैं, सीखने की शैलियाँ, सीखने की शैलियाँ, तो इन पर हम लोग बात करेंगे। इनकी रणनीति का जो आकलन है इस पर बात करेंगे। व्यवहार, कार्यात्मक अनुकूलन, शैक्षिक व्यवहार, इस पर बात कर लेंगे। तो कहेंगे कि कोई भी बच्चा हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने हिसाब से, चाहे दृश्य हो, श्रव्य हो, है ना, स्पर्श हो, गति हो, इसके माध्यम से ही चीज़ों को सीखता है। यानी कि छात्र के सीखने के आकलन जो स्कूली के शुरुआती वर्ष हैं वहीं पर देखने को मिल जाते हैं, बल्कि यह छात्र को यह जानकारी देता है कि छात्र कैसे सीखता है, सरल आकलन क्या है, सबसे आसान तरीका क्या है। इन खंडों में कह सकते हैं कि छात्र को सिखाया जा सकता है और इसका जो है अनुपालन कराया जा सकता है। सीखने की शैलियों में जो भी व्यक्ति है या बच्चा है, छात्र कैसे सीख रहा है, व्यक्ति कैसे सीख रहा है, सीखने के तौर तरीके क्या हैं, शैली की जो जानकारी है, किस शैली में जानकारी बच्चे को मिल पा रही है, इन चीज़ों को संग्रहित करना। यानी कि दृश्य शिक्षार्थी चीज़ों को पसंद करना, उनके बारे में समझना। जो भी श्रवण शिक्षार्थी पाठ सुनना पसंद करेंगे, और जो सीखने के लिए गति शिक्षार्थी हैं ये स्पर्श वाली चीज़ों को करना पसंद करेंगे। जैसे हमारे दृश्य, हमारा जो भी बच्चा है कैसे सीखेगा, तो कहोगे सर श्रव्य, यानी कि चीज़ों को सुन करके सीखेगा, है ना, श्रव्य सामग्री के माध्यम से। बच्चा दृश्य सामग्री के माध्यम से, है ना, दृश्य सामग्री के माध्यम से, है ना, बच्चा गति करके, बच्चा स्पर्श करके, इन तरीक़ों से बच्चा सीखता है। और यही तरीके जब बच्चा सीखता है तो बच्चा अंदर से क्या होता है, प्रभावित होता है। जो सीखने की शैलियाँ हैं, इनका हम बच्चे की इन शैलियों का पता लगा करके बच्चे को नया ज्ञान, बच्चे को नई चीज़ों से परिचित, और बच्चे की जो वर्तनी है इसको सुधारा जा सकेगा। बच्चे की जो जानकारी है इसको प्राप्त किया जा सकेगा। इससे होगा क्या आखिरकार, तो बच्चे में सीखने के लिए जो भी कह सकेंगे कि अवसर हैं बच्चे को, वो मिल पाएंगे। जब बच्चा किसी चीज़ को देख करके सीखेगा, है ना, तो जो भी उसके चेहरे हैं वो याद रहेंगे, दृश्य क्या था वो याद रहेगा, चेहरे का हाव भाव याद रहेगा, है ना। ऐसे ही अगर बच्चे ने कुछ अपने स्वयं से करके सीखने की बात की या श्रवण से सीखने की बात की, है ना, तो वहाँ पर भी क्या होगा कि जो भी श्रवण के साथ साथ क्योंकि देखने के साथ साथ बच्चे को सुनाया भी जा रहा है, तो उसमें क्या होगा कि बच्चा सुनकर भी चीज़ों को सीख पाएगा। ऐसे ही बच्चा अगर राइमिंग करता है, बच्चा चीज़ों को दोहराता है, तो वो भी बच्चा कर पाएगा, है ना। और इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी कि बच्चा आखिरकार किनके माध्यम से सीखना सबसे ज़्यादा पसंद कर रहा है, प्रत्येक बच्चे की, क्योंकि अलग अलग बच्चा विविधता प्रकट करता है और हर बच्चे की सीखने की जो शैलियाँ हैं वो अलग अलग होती हैं। जिन माध्यमों से बच्चा सीखना चाहेगा उन माध्यमों से हम बच्चे को सिखाएंगे, उसको आवश्यकताओं को समायोजित करेंगे और भैया क्या करेंगे, बच्चे को सिखाना शुरू करेंगे। यानी कि छात्र के द्वारा सीखे जाने वाले तरीकों को शामिल किया जाएगा, उसका मूल्यांकन किया जाएगा, निर्देशन किया जाएगा और ध्यान केंद्रित करके बच्चों की ताकत, सीमाओं और आकलन का पता किया जाएगा। विद्यालय में जो भी उपयोगी जानकारी है उसका पता किया जाएगा और बच्चे के लिए जो भी वांछित उपकरण हैं उनको साझा करके जो भी मूल्यांकन है उनका प्रयोग करके, है ना, बच्चे की चिंता, समस्या, इसको कम किया जाएगा। बच्चे का अब हम बात करेंगे विभेदक निदान की, जो कि आपका देखने को मिलेगा आपको 3.3 में, है ना। डिफरेंशियल या हम कह सकते हैं विभेदक निदान, तो ये आपका देखने को मिलेगा 3.3 में, जहाँ पर जो भी आपके ADHD बच्चे हुए, बौद्धिक अक्षम बच्चे हुए, सामाजिक संचार वाले बच्चे हुए, है ना, इनमें अगर कोई विकार है, बच्चे में चिंता है, भय है, बहरापन है ना, डिप्रेशन है, प्रभावशाली जो भी आपका गिफ्टेड चिल्ड्रन है ना, प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो कहेंगे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बच्चे के साथ साथ
हमें कुछ ऐसी स्थितियाँ भी देखने को मिलती हैं जो ऑटिज़म को काफ़ी गंभीर बनाती है। गंभीर स्थितियों में चीज़ों को काफ़ी जो चीज़ें हैं वो जटिल हो जाती हैं। आमतौर पर एडीएचडी बच्चा, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे या इनकी जो जटिलताएं हैं वो शामिल होंगी। एडीएचडी के जो बच्चे हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे हैं, इनको जीवन भर, हम कह सकते हैं आजीवन, है ना, इनको आजीवन निदान की ही आवश्यकता होती है। परिवार के लिए खराब परिणाम इनके लिए देखने को मिलते हैं। हम अगर इनके निदान की बात करें तो इनका निदान साथ ही साथ मूल्यांकन करना दोनों आवश्यक होता है, क्योंकि इनकी संभावनाओं को हम तभी जान पाएंगे जब इनका मूल्यांकन और निदान किया जा सकेगा। ऐसे ही आपका निदान का सीधा अर्थ है जो भी हमने चीज़ों को, जो भी स्थितियों को जान लिया है, बच्चा किन स्थितियों में कितना पीछे है, कहाँ पर कितना विकार बच्चा उत्पन्न कर रहा है, कहाँ पर कितनी चीज़ों का निर्धारण बच्चा कर रहा है, तो उन चीज़ों में हम सावधानी बरत कर, सावधानी को लाकर जो भी बच्चा देरी कर रहा है, चाहे वो भाषा में हो, भाषण में हो, है ना, और चाहे वो किसी भी नकल को प्रस्तुत कर रहा हो, बार बार चीज़ों को दोहरा रहा हो, तो भैया हम उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को सही कर सकते हैं। ऐसे में सीखने की अक्षमता वाले बच्चे हों, चाहे आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हों, चाहे आपके एडीएचडी बच्चे हों, है ना, इनके सीखने की अक्षमता जो है वो अधिक सामान्य जो है वो देखने को मिलती है। ये सारे बच्चे, इनमें विकासात्मक देरी देखने को मिलेगी। ये अपने विचार को दूसरे के साथ व्यक्त नहीं कर पाएंगे, कम से कम कारणों के माध्यम से ये व्यक्त कर पाएंगे चीज़ों को। जो भी इनका डिग्री होगा, जो भी इनका मूल्यांकन किया जाएगा, वो इनकी आवश्यकता के अनुरूप किया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ों को सीखने में, चाहे आईडी बच्चा हो, एसडी हो, जो भी आपका एसएलडी बच्चा हो, तो ये चीज़ों को सीखने में विकासात्मक देरी दिखाते हैं। और इनके लिए हम कह सकेंगे कि जो भी हमारे एसडी वाले बच्चे हैं, आईडी बच्चे हैं, तो इनका जो दोहराव पैटर्न है, बार बार इनको अवसर देना और बार बार चीज़ों को दोहराना, जिससे कि इनकी संज्ञानात्मक क्षमता जो है वो बढ़ सके, तो इनको बेहतर बनाया जाएगा। गैर भाषाई संचार की जो क्षमता है उसको भी बेहतर बनाया जाएगा। और बच्चे के लिए हम कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, बेहतर चीज़ों का विकास किया जाएगा। हम अगर बात करेंगे आपके एडीएचडी बच्चे की, है ना, एडीएचडी बच्चे की, तो ये आपका एडीएचडी का जो बच्चा होगा, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो जो ये आपका बच्चा होगा, इसमें बच्चा अति सक्रियता दिखाएगा, गुस्सा दिखाएगा, है, दोहराव वाले जो पैटर्न होंगे वो होंगे, आपसे आंखें नहीं मिलाएगा, भ्रमित होगा, है ना, जो भी उसकी ज़रूरतें हैं वो संप्रेषित करके चीज़ों को बता नहीं पाएगा, है ना, दूसरों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, अलग तरह का व्यवहार या संप्रेषण, इसकी ज़रूरत देखने को मिलेगी। इसके लिए बच्चे की जो क्षमता है ना, इसको छीन करने की संभावना होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके एडीएचडी बच्चे में देखने को मिलेगी। और अगर इस बच्चे में भैया क्या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी हो जाए, है ना, तो इसकी जो गंभीरता है वो अति गंभीर हो जाएगी, है ना। जो सक्रियता बच्चा दिखा रहा था, है ना, वो जो गुस्सा बच्चा दिखा रहा था, है ना, वो बहुत ज़्यादा बच्चे का हो जाएगा, क्योंकि बच्चे में 2 दिव्यांगताएँ आपको देखने को मिल रही हैं। ऐसे ही बच्चे का सामाजिक जो संचार है ना, सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, यानी कि आपका सामाजिक संचार विकार, है ना, तो ये भी बच्चे में देखने को मिलेगा, चाहे वो एसडी वाले बच्चे हों, है ना, या चाहे वो एडीएचडी वाले बच्चे हों। सभी में एक कह सकेंगे दोनों स्थितियाँ, चाहे वो मौखिक और गैर मौखिक संचार जो हैं वो खराब होंगे। हालांकि DSM-5 में निर्देशित किया गया है कि जो भी बच्चे हैं, इनकी जो गतिविधियां हैं, इनका दोहराव जो है पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम बात करें, अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं ना, प्रतिभाशाली होते हैं, तो गिफ्टेड चिल्ड्रन भी आपको एचडी में यानी कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आपको गिफ्टेड चिल्ड्रन यानी प्रतिभाशाली बच्चे भी देखने को मिल सकते हैं, जिनकी याददाश्त काफ़ी अच्छी होगी। जो बच्चे
सह मौजूदा चिंतन या कह सकते हैं कि नकल, है ना, ये कर सकेंगे और ये प्रतिभाशाली बच्चे के श्रेणी में आएंगे जो सामाजिक संपर्क करना चाहेंगे, लेकिन जो उनकी भाषा है उसको समझने में कठिनाई होगी और उनको हम अच्छी तरह से चीज़ों को व्यक्त करके बता सकते हैं, वो याद रखते हैं, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चिंता होती है, यानी कि एंग्जाइटी होती है ना, एंग्जाइटी होती है, तो चिंता होती है यानी कि एंग्जाइटी होती है। तो हम देखेंगे कि जो हमारे ASD वाले बच्चे हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले जो बच्चे हैं, इनमें चिंता का समूह जो है वो देखने को मिलता है। जो चिंता विकार है, चयनात्मक उत्परिवर्तन है, ये देखने को मिलेगा। इसके लिए ASD बच्चों में ओवरलैपिंग की जाएगी और ASD वाले बच्चों में विपरीत एक अच्छा काल्पनिक खेल कौशल जो है वो विकसित किया जाएगा, इनकी देखभाल की जाएगी। जो भी भाषा विकार है, लैंग्वेज डिसऑर्डर, वो बच्चे का जो भी ज़रूरतें हैं उनको संप्रेषित करने का बेहतर, हम कह सकते हैं, बेहतर प्रयास किया जाएगा। जो भी गैर मौखिक भाषाएं हैं ASD वाले जो बच्चे हैं, इनको प्रभावित करती हैं। तो क्या होगा, जो भी कल्पनाशीलता है, नाटक है ना, इनको बेहतर बनाया जाएगा। जो भी बच्चों की ज़रूरतें हैं, है ना, इनको बेहतर किया जाएगा। ऐसे ही जो भी बच्चे का अटैचमेंट है ना, वो, क्योंकि माता पिता के साथ में बच्चा चीज़ों को बेहतर नहीं करता। अगर बच्चे के माता पिता वहाँ पर अनुपस्थित हैं तो बच्चा क्या करेगा, सामाजिक बातचीत हुआ, भाषा क्षमता हुआ, इनका विकास भी बहुत ज़रूरी है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी बच्चे में मिर्गी हुई, है ना, बच्चे में कह सकेंगे कि आपका OCD हुआ, है ना, यानी कि जुनूनी बाध्यकारी विकार हुआ, संवेदी प्रसंस्करण कठिनाइयाँ हुई, संवेदी प्रसंस्करण हानियाँ हुई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके ASD बच्चों में देखने को मिल सकती हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं कि जो भी ASD बच्चा है, इनके निदान करने के लिए पहले इन पर विचार करेंगे कि इनकी जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं, और उसके बाद में जो भी ऑटिज़म हो बच्चे हों या हमारे कह सकते हैं कि ASD वाले बच्चे हों, सॉरी ASD ऑटिज़म, एक ही आपका ऑटिज़म और उसके बाद बौद्धिक अक्षम बच्चा, तो ये सारे जो भी आपके बच्चे हैं इनमें हम एक व्यापक निदानी मूल्यांकन की बात करेंगे, इनको हम बेहतर बनाने की बात करेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं कि सहसंबंध स्थितियाँ, यानी कि ऑटिज़म बच्चे के साथ में सहसंबंध स्थितियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, है ना, कौन कौन सी स्थितियाँ और हो सकती हैं। तो जब बच्चा ऑटिज़म होगा, बच्चा ASD होगा, तो 5 चीज़ें मुख्यतः बच्चे में देखने को मिलेंगी ऑटिज़म के साथ में। बच्चे में लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, याद करने में समस्या, बच्चे का कह सकेंगे बच्चे में मिर्गी हो सकती है। ऑटिज़म बच्चे में लैंग्वेज की दिक्कत हो सकती है। बच्चे में ऑटिज़म के साथ साथ ADHD भी हो सकता है ना, ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये भी हो सकता है। बच्चे में डाउन सिंड्रोम की भी खतरा देखने को मिल सकता है। और बच्चा खाने में भी, यानी कि जो भी भोजन खाने की समस्या है, निगलने की समस्या, उठाने की समस्या, है ना, तो ये सारी समस्याएं भी बच्चे में देखने को मिल सकती हैं। सीखने की कठिनाइयों में, अगर बच्चा लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं तो बच्चा सीखने की कठिनाइयाँ महसूस करेगा। बच्चे का जो IQ होगा वो 70 से नीचे होगा, यानी कि बच्चा मध्यम व हल्के कह सकते हैं कि अति अल्प मानसिक मंदता की श्रेणी में आ सकता है। बच्चे में मिर्गी हो सकती है ना। ऑटिज़म के साथ में बच्चे में क्या हो सकती है, मिर्गी हो सकती है। ऑटिज़म बच्चे के साथ में बच्चे में मिर्गी हो सकती है। लगभग 30 वयस्क ऐसे प्रभावित होते हैं या लगभग ऐसे वयस्क इसमें प्रभावित होते हैं जिनमें एस्पर्गर सिंड्रोम देखने को मिलता है। एस्पर्गर अगर सिंड्रोम है बच्चे में, क्योंकि एस्पर्गर सिंड्रोम भी आपका ऑटिज़म का ही भाग है, तो ऐसे बच्चों में क्या आपको मिर्गी देखने को मिल सकती है ना। भाषा और भाषण में भी बच्चा स्पीच और लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम दिखाएगा, यानी कि जो भी साथी हैं, जो भी बच्चे हैं, ये इनका विकास जो है वो काफ़ी धीमा होगा। जो भी अभिव्यंजक भाषाएं हैं इनकी काफ़ी धीमी होंगी, इनमें ये समस्या दिखाएंगे। ग्रहणशील भाषा में भी ये देरी दिखाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, शब्दों को विफल शब्दों को बोलने में, है ना, इनमें भी आप बच्चे देरी दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं आपके स्पीच एंड लैंग्वेज
प्रॉब्लम्स में। बच्चे में ADHD भी होगा, यानी कि मैंने बताया अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो बच्चा ADHD के साथ में ये भी देखने को मिल सकता है। तो इसमें भी जो लक्षण होंगे वो भी सामान्य देखने को मिलेंगे बच्चे में। माता पिता और शिक्षकों के द्वारा इसकी हानियों और संभावनाओं को जो है वो दूर किया जा सकेगा। और ऐसे ही आपका डेवलपमेंटल जो कि आपका विकासात्मक समन्वय है ना, ये भी देखने को मिलेगा। बच्चे का मोटर कौशल कैसा है ना, बच्चा भद्दापन कहाँ पर महसूस कर रहा है, चिकित्सा व्यवसाय चिकित्सा फिजियोथेरेपी, इसके हस्तक्षेप के द्वारा बच्चे को हम क्या करेंगे, बेहतर बना सकेंगे। भोजन की भी समस्या, खाने में समस्या, निकलने में समस्या है ना, किसी भी चीज़ को चूसने में समस्या है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी भोजन और खाने से संबंधित समस्याओं में देखने को मिलेंगी। इसका हम लोग क्या करेंगे, बच्चे का डायग्नोस करेंगे, निदान करेंगे। और निदान करने के लिए ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि बच्चा कहाँ पर चीज़ों को जो है वो पिछड़ापन महसूस कर रहा है। बच्चे का आकलन, बच्चे का विकासात्मक इतिहास, अवलोकन, स्कूल की रिपोर्ट, संज्ञानात्मक इस तरह का आकलन, व्यवहार का आकलन है ना, और जो भी ऑडियोलॉजिस्ट हैं या ऑडियोलॉजी है, इसका हम लोग देखेंगे कि कैसे इनका आकलन किया जाएगा है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे की स्क्रीनिंग में उपयोग में आएंगी, बच्चों का आकलन या स्क्रीनिंग किया जा सकेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, है ना, कि जो भी रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंट है, रिपोर्ट लेखन या कह सकते हैं दस्तावेजीकरण। तो दस्तावेजीकरण में या रिपोर्ट लेखन में हम डॉक्यूमेंटेशन जब बच्चे का करेंगे, वहाँ पर कैसे बच्चे का हम लोग क्या कह सकते हैं कि मूल्यांकन करेंगे या आकलन करेंगे। तो कहेंगे डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में बच्चा का खेल, अनुभव, माता पिता है ना, इनके बारे में हम क्या करेंगे, जानकारी को एकत्रित करेंगे, बच्चा क्या करना चाहता है। इसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन में बच्चे का रिकॉर्ड रखना, खेलते समय बच्चा क्या क्रिया कर रहा है, खाते समय बच्चा क्या क्रिया कर रहा है, बच्चा विद्यालय में पाठ पढ़ते समय क्या क्रिया कर रहा है, उसके कौशल, अवधारणा और विशेषताओं पर ध्यान दिया जाएगा। इसके जो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हैं, बच्चा कितनी फुर्ती सुनिश्चित कर रहा है, विशेष गतिविधियां क्या हैं, सीखने का अनुभव, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे के इनमें रिपोर्ट लेखन या डॉक्यूमेंटेशन में शामिल की जाएगी। बस बच्चे का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। इसमें बच्चे का फ़ोटो हुआ, स्क्रैप बुक हुई है ना, वेबसाइट हुई है ना, और कह सकेंगे हम बच्चे के लिए बुकलेट, इन सभी चीज़ों के माध्यम से हम बच्चे का एक दस्तावेज बनाएंगे, उसका शीर्षक तैयार करेंगे। फ़ोटो, रेखाचित्र और लिखित कैप्शन के माध्यम से हम बच्चे को चित्र बना करके लिखित विवरण जो है वो हम डॉक्यूमेंटेशन में बच्चे का रखेंगे। दस्तावेजीकरण में सभी छात्रों का और जो भी हमारे शिक्षक हैं इनको क्या करेंगे, शिक्षक क्या करेंगे, इनका एक फ़ाइल बनाएंगे, एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसमें बच्चे की रुचियाँ, उसकी योजनाएँ है ना, बच्चे के लिए चर्चा के अवसर, दस्तावेजीकरण जो है इनमें रखा जाएगा बच्चे को। रिपोर्ट लेखन में भी बच्चे की जो भी रिपोर्ट आई हुई होगी, बच्चा कितना सीख चुका होगा है ना, और कह सकेंगे बच्चा संप्रेषण कैसे कर रहा है, डॉक्टर, एजेंसी है ना, और विशेष शिक्षक इसके साथ कैसे काम किए, इन सभी चीज़ों के लिए हम रिपोर्ट लेखन का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर डेटा एकत्रित करके चीज़ों को लिखा जाएगा, संक्षिप्त रूप से उसका व्याख्या किया जाएगा, और जो भी विद्यालय होगा, माता पिता होंगे है ना, इनकी सिफारिशों को देख पाएंगे और रिपोर्ट के बारे में वहाँ पर लिख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके रिपोर्ट राइटिंग के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगी, डॉक्यूमेंटेशन के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। यानी कि व्यापक रूप से आपकी जो रिपोर्ट राइटिंग है वो भी बच्चे की जाएगी, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है बच्चे के लिए कैसे कार्य किया जा रहा है, कौन कौन सी चीज़ें हैं बच्चे की, वो सारी चीज़ें बच्चे की दस्तावेजीकरण के रूप में रखी जाएंगी, चाहे वो लेखन संबंधी हो, चाहे वो कलाकृति के संबंधी हो, फोटोग्राफ संबंधी हो, वीडियो रिकॉर्डिंग संबंधी हो, या टेप रिकॉर्डर से के संबंधित हो। ये सभी चीज़ों को यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंटेशन में, दस्तावेजीकरण में शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो ये आज आपका वीडियो था ये समाप्त होता है। यूनिट 4 पर हम लोग बहुत जल्दी बात कर लेंगे। यूनिट 4 में जो जो चीज़ें हैं उन पर हम लोग बात कर लेंगे, और उसके बाद में यूनिट 4 में भी आपका 4.2, 4.3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। और जितने भी हमारे भाई बहन हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा,
चैनल पर नए थे सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।